स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से दूर अटलांटिक महासागर के खतरनाक लहरों के बीच छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह जिसे हम फ्लैनन आइल्स के नाम से जानते हैं। विराट बंजर और तेज हवाओं से घिरे ये द्वीप हमेशा रहस्यों से भरे रहे हैं। इन्हीं में से एक है इलियन मोर, सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा रहस्यमय। फ्लैनन आइलैंड्स का नाम सेंट फ्लैनन के नाम पर पड़ा, जो कि 6th सेंचुरी के एक आयरिश संत थे। लोक कथाओं के अनुसार सेंट फ्लैनन ने इन दूर दराज के द्वीपों पर ट्रैवल किया था और वहां अपनी पवित्रता की छाप छोड़ी थी। इलियन मोर पर मौजूद एक छोटा सा प्राचीन चर्च, जो कि उनकी याद में बनाया गया था, आज भी वहां खंडहर के रूप में मौजूद है। लेकिन लोकल रेसिडेंट्स, जो इन द्वीपों को सेवन हंटर्स के नाम से बुलाते थे, इसे शापित मानते थे। शेफर्ड्स, जो कभी कभार अपनी भेड़ों को चराने इलियन मोर ले जाते थे, रात को वहां रुकने से सख्त मना कर देते थे। उन्होंने वहां अजीब रोशनी देखने और हवा में फुसफुसाहटें सुनने की बात की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उन्हें द्वीप पे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता था। ऐसा लगता था कि कोई अनजान शक्ति हमेशा उनका पीछा कर रही है या उनके बीच है। कहा जाता था वहां आत्माएं रहती हैं जो द्वीप की रक्षा करती थी। जो भी उन्हें गुस्सा दिलाता था, उनका विनाश निश्चित था। 1895 में इन कहानियों के बीच इलियन मोर पे एक लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसका मकसद था समुद्र में भटकते जहाजों को सही दिशा दिखाना। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही मजदूरों ने अपने साथ होने वाले कुछ अजीब घटनाओं को रिपोर्ट किया, जैसे औजारों का गायब हो जाना, रात में अजीब आवाजें सुनाई देना और हमेशा एक अनजान डर का अनुभव होना। 1899 में जब लाइट हाउस का काम पूरा हुआ, तो इसने वहां से गुजरने वाले जहाजों का काम बहुत आसान कर दिया। घने कोहरे में भी इसकी लाइट जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करती थी। लेकिन अभी भी वहां के लोकल रेसिडेंट्स इस लाइट हाउस को लेकर कन्विंस्ड नहीं थे। उनके लिए इलियन मोर एक ऐसा स्थान था जो इंसान के रहने लायक नहीं था, एक ऐसी जगह जो हमारी सोच से परे था और जहां बुरी शक्तियां निवास करती थी। और एक साल बाद उनका ये डर सच हो गया। दिसंबर 1900 में 3 लाइट हाउस कीपर्स, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकैट और डोनाल्ड मैकार्थर यहां ड्यूटी पर थे। इनका काम था लाइट हाउस की रोशनी को कायम रखना और समुद्री कंडीशन को रिपोर्ट करना। 26 दिसंबर 1900 को जब एक रेस्क्यू टीम यहां पे पहुंची, तो उन्होंने जो यहां देखा वो उनकी पूरी जिंदगी के लिए एक सवाल बन गया। तीनों लाइट हाउस कीपर्स लापता थे। काफी छानबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं। आखिरकार वो तीनों गए तो गए कहां? उन्हें जमीन निगल गई या आसमान ने खा लिया? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया और ये इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गई। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक ऐसी घटना जो जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात हुआ क्या था? ये कोई दुर्घटना थी या कोई साजिश? वो अनजान आवाजें और अजीब रोशनी जो लोकल रेसिडेंट्स बताते हैं, क्या उनका इस घटना से कोई संबंध है? और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात कि आखिरकार वो लाइट हाउस कीपर्स गए कहां और आज तक उनकी बॉडी क्यों नहीं मिल पाई? आज भी इलियन मोर एक ऐसी जगह है जो सवालों और डरावने रहस्यों से घिरी हुई है। तो आइए हम इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के सफर पे चलते हैं। जैसे जैसे हम इस कहानी के गहराई में उतरेंगे, ये रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फ्लैनन आइलैंड पे कुछ गड़बड़ होने का पहला रिपोर्ट 15 दिसंबर 1900 को मिला, जब आर्टर नाम का एक स्टीमर फिलाडेल्फिया से लीथ जा रहा था। रास्ते में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि खराब मौसम होने के बावजूद लाइट हाउस की लाइट बंद थी। जब स्टीमर 18 दिसंबर 1900 को लीथ पहुंचा, तो यह इंफॉर्मेशन नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को पास कर दिया गया, जिनके अंडर के लाइट हाउस आता था। तुरंत से एक हेस्परस नाम के रिलीफ बोट को रेडी किया गया ताकि वो आइलैंड पे जाके वहां मामले की छानबीन कर सके। लेकिन खराब मौसम होने की वजह से ये बोट 20 दिसंबर को रवाना नहीं हो पाई और 26 दिसंबर के दोपहर तक ही आइलैंड पे पहुंच पाई। इस शिप के कैप्टन थे जिम हार्वे। लाइट हाउस के रिलीफ लाइट हाउस कीपर जेम्स मूड भी उनके साथ थे।
जिनका काम था कि लाइट हाउस में तैनात कीपर्स को जब भी ब्रेक या छुट्टी चाहिए होती थी तो उस वक्त वो लाइट हाउस में रोटेशनल बेसिस पे उस कीपर के अल्टरनेटिव के तौर पे काम करते थे। जब शिप फ्लैनन आइलैंड के तट पर पहुंची तो शिप के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि फ्लैग पोल पे कोई फ्लैग नहीं था और ना ही कोई कीपर उनको तट पे वेलकम करने आया था। ये बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि ये लाइट हाउस के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। जिम हार्वे ने सीटी बजाकर और फ्लेयर गन फायर कर कर उन तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उस साइड से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बार बार कोशिश करने के बावजूद असफल रहने पर जोसेफ मूर को एक बोट की सहायता से किनारे पे उतारा गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जोसेफ मूर को एक अजीब सा डरावना एहसास हुआ। लाइट हाउस पे पहुंचते ही मूर को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एंट्रेंस गेट और कंपाउंड का मेन गेट दोनों ही बंद थे, लेकिन अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बेड बिखरे हुए थे और घड़ियां बंद पड़ी थी। जब मूर किचन में गए तो उन्होंने वहां आधा खाया हुआ खाना और एक पलटी हुई कुर्सी देखी। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी ने जल्दबाजी में अपना खाना छोड़कर अपनी सीट से कूद के भागा। ये सब देखते ही मूर जल्दी से तट पर खड़े शिप की तरफ भागे और जिम हार्वे को सारी बातें बताई। इस बार जिम हार्वे ने मूर के साथ 3 और लोगों को द्वीप पर भेजा। मूर और 3 सेलर्स को लाइट हाउस संभालने के लिए द्वीप पे छोड़कर जिम हार्वे अपनी शिप के साथ वापस लौट आए। आगे की छानबीन में पता चला कि लैंप को साफ करके भर दिया गया था। वायल स्किन का सिर्फ एक सेट मिला, जबकि होने 3 चाहिए थे। इसका मतलब कीपर्स में से कोई एक अपना वायल स्किन लाइट हाउस में छोड़कर ही बाहर गया था। वायल स्किन बेसिकली एक प्रकार का रैनकोट होता है जो आपको एक्सट्रीम वेदर में ठंड या बारिश से बचाता है। ये सब देखने के बाद उन्होंने आइलैंड के हर कोने की छानबीन की। छानबीन में पता चला कि ईस्ट लैंडिंग पे तो सब ठीक था, लेकिन वेस्ट लैंडिंग में तूफान से हुए बर्बादी के बहुत सारे सबूत मिले। सी लेवल से 33 मीटर ऊपर एक बॉक्स टूटा हुआ मिला जिसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसी रास्ते पे लोहे की रेलिंग उखड़ी हुई थी। 1 टन से अधिक वजन वाला एक चट्टान अपनी जगह से डिस्प्लेस था। 29 दिसंबर 1900 को नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट मुइरहेड इस घटना की ऑफिशियल जांच के लिए आइलैंड पे पहुंचे। उन्होंने ही इन 3 व्यक्ति को रिक्रूट किया था और वो उन्हें पर्सनली जानते थे। लाइट हाउस में उनकी जांच में मूर द्वारा बताई गई बातों के अलावा उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाइट हाउस के लॉगबुक को छोड़ के। मुइरहेड ने तुरंत देखा कि पिछले कुछ दिनों की लॉगबुक की एंट्रीज थोड़ी अलग है। 12 दिसंबर को थॉमस मार्शल ने लॉगबुक में कुछ ऐसी हवाओं का जिक्र किया जैसा उसने पिछले 20 सालों में नहीं देखा था। उसने कुछ और भी जिक्र किए, जैसे कि जेम्स डुकैट बहुत शांत था और मैक आर्थर रो रहा था। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि मैक आर्थर बहुत ही अनुभवी सेलर था और उसे एक सख्त और झगड़ालू किस्म के इंसान के तौर पे जाना जाता था। उसने ऐसी सिचुएशन बहुत बार देखी होगी, तो भला वो एक तूफान को लेकर क्यों रोएगा। 13 दिसंबर की एंट्रीज में भी तूफान के और उग्र होने की बात लिखी गई थी और वो तीनों प्रार्थना कर रहे थे कि तूफान शांत हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि 3 बहुत ही अनुभवी लाइट हाउस कीपर जो सी लेवल से 150 फीट ऊपर एक हाल ही में बने नए और मजबूत लाइट हाउस में सुरक्षित बैठे थे, वो भला तूफान के शांत होने की प्रार्थना क्यों कर रहे थे। उन्हें तो पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए था। इससे भी अजीब बात, 12, 13 और 14 दिसंबर को उस एरिया में कोई तूफान आया ही नहीं था। मौसम बहुत शांत था और 17 दिसंबर से पहले आइलैंड पे तूफान आने का कोई प्रेडिक्शन नहीं था। आखिरी लॉगबुक एंट्री 15 दिसंबर की थी जिसमें लिखा गया था, अ स्टॉर्म एंडेड, सी काम एंड गॉड इज ओवरऑल। हालांकि इन लॉगबुक एंट्रीज का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिलता। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार लॉगबुक में आखिरी एंट्री 13 दिसंबर की थी और 14-15 दिसंबर की वेदर कंडीशन का एक छोटा सा नोट मिला था। इन इन्वेस्टिगेशंस और इसके फाइंडिंग से 3 थ्योरीज निकलकर सामने आई, सुपरनेचुरल फोर्सेस थ्योरीज, साइकोलॉजी और आइसोलेशन थ्योरी एंड रॉक वेव थ्योरी। तो आइए इन तीनों थ्योरीज को एक एक कर अच्छे से समझते हैं।
तो आइए सबसे पहले सुपरनेचुरल फोर्सेस थ्योरीज को अच्छे से समझते हैं। फ्लैनन आइल्स को लेकर कई पुरानी कहानियां और विश्वास जुड़े हैं। स्कॉटिश फोल्कलोर के मुताबिक ये जगह फेरीज और स्पिरिट्स का अड्डा मानी जाती थी। लोगों के हिसाब से अगर कोई वहां जाता है तो उन्हें उन स्पिरिट्स का सामना करना पड़ता है। लाइट हाउस कीपर्स के गायब होने से उनके इन बिलीफ्स को और मजबूती मिली। इलियन मोड़ के पास से गुजरने वाले कई सेलर्स ने वहां अजीब रोशनी और शैडोज देखने का जिक्र किया था। एक सेलर ने तो यहां तक बोला कि एक बार लाइट हाउस रहस्यमय तरीके से चमक रहा था जबकि उस समय आइलैंड पे कोई था भी नहीं। एक कैप्टन ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने कुछ अजीब से शैडोज को लाइट हाउस के बाहर चट्टानों पे चलते फिरते देखा। बहुत सारे लोगों ने वहां अजीब सी आवाजें सुनने का जिक्र किया। ये सभी बातें सुपरनेचुरल थ्योरी को सपोर्ट करती थी। एक और एस्पेक्ट जो इस थ्योरी को रोचक बनाती है वो है रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस। कई लोगों का मानना था कि लाइट हाउस कीपर्स ने किसी बुरी शक्ति को डिस्टर्ब किया होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइट हाउस के बाहर चट्टानों का एक सर्कुलर अरेंजमेंट देखा गया था जो नेचुरल नहीं था। कई लोगों का मानना है कि यह स्कॉटिश तंत्र मंत्र में किए जाने वाले रिचुअल या बलि देने वाली जगह से मिलती जुलती थी। इसके अलावा लाइट हाउस के बाहर चट्टानों पे कुछ अजीब से सिंबल्स पाए गए। कुछ विजिटर्स ने जानवरों के हड्डियों को अजीब तरीके से बिखरे होने का भी जिक्र किया। इसको बलि देने वाले रिचुअल से जोड़ के देखा गया जो किसी बुरी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए या किसी अपशकुन को टालने के लिए किए गए। कुछ वर्षों के बाद कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ आइलैंड पर आए। उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर ने लाइट हाउस के आसपास कुछ अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी को कैच किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी जिसको सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि कोई मदद के लिए पुकार रहा। थर्मल कैमरों ने लाइट हाउस के अंदर दीवालों पे कुछ अजीब से कोल्ड स्पॉट्स रिकॉर्ड किए। हैरानी की बात यह थी कि इवन गर्म दिनों में भी वो कोल्ड स्पॉट्स वैसे के वैसे ही थे। कुछ लोगों का कहना है कि लाइट हाउस के अंदर आज भी एक डरावना सा एहसास होता है जैसे वहां कोई देख रहा हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये रीडिंग्स हार्श वेदर के रीजन से थी, ना कि कोई सुपरनेचुरल फोर्सेस की वजह। सुपरनेचुरल फोर्सेस थ्योरी फ्लैनन आइल्स के मिस्ट्री को एक अलग पर्सपेक्टिव देती है, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ अवेलेबल नहीं है। शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ना हो, लेकिन ये थ्योरी हमें सोचने पे जरूर मजबूर करती है कि क्या इस दुनिया के परे कुछ और है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल एंड आइसोलेशन थ्योरी। फ्लैनन आइल्स का लाइट हाउस एक ऐसी जगह पर था जो समुद्र के बीच ह्यूमन सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग थी। लाइट हाउस कीपर्स की ड्यूटी थी कि वो एक साथ टीम में काम करे, लेकिन एक छोटे से जगह में बंद रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आइसोलेशन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो सकता था, ये इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक लॉन्ग टर्म आइसोलेशन इंसानी दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। आइसोलेटेड जगह में रहने से एंजाइटी, डिप्रेशन और हेल्यूजिनेशन जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। एक और पॉइंट जो नोटवर्दी है वह है लाइट हाउस के अंदर कन्फाइंड स्पेस का होना, जहां एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट्स होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। साइकोलॉजी थ्योरी के अनुसार उनके गायब होने के क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, आइए उन पे एक बार नजर डालते हैं। लाइट हाउस कीपर्स को किसी खतरे का भ्रम हो सकता है जो वहां हो ही नहीं, जिसकी वजह से वो इलॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, जैसे लाइट हाउस की सेफ्टी को छोड़कर खतरों को फेस करने के लिए बाहर जाना, और इसी दौरान वो बाहर हार्श वेदर का शिकार बन गए। दूसरा जो पॉसिबल आउटकम है वो है, हो सकता है कि उनके बीच कोई डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जो एक ऐसी लड़ाई में तब्दील हो गई हो जो उनकी मौत और उनके गायब होने का कारण बन गया हो सकता है किसी एक कीपर ने डिसएग्रीमेंट की वजह से बाकी दो कीपर को मार दिया हो, उनकी लाश को छुपा दिया हो और खुद गायब हो गए हो। ऐसी और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, और जहां एक तरफ ये थ्योरीज काफी लॉजिकल लगती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसे रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि वो लाइट हाउस कीपर्स प्रोफेशनली ट्रेन थे और उन्होंने ऐसे ही एक्सट्रीम वेदर में काम करना सीखा था।
फिर ये एक्सट्रीम वेदर उनको कैसे मेंटली ब्रेक कर सकता है। उनका एक साथ डिसअपियर हो जाना भी इस थ्योरी के अगेंस्ट जाता है। साइकोलॉजिकल और आइसोलेशन थ्योरी फ्लैनन आइल्स के मिस्ट्री के लिए एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। लाइट हाउस कीपर्स का गायब हो जाना बिना कोई फिजिकल एविडेंस के एक मिस्ट्री है जो शायद कभी सॉल्व ना हो। लेकिन ये थ्योरी हमें इंसानी दिमाग के कॉम्प्लेक्स और फ्रेजाइल नेचर के बारे में सोचने पे जरूर मजबूर करती है। एंड द लास्ट वन इज रोग वेव थ्योरी। फ्लैनन आइल्स की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के थ्योरीज में सबसे क्रेडिबल और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है रोग वेव थ्योरी। रोग वेव यानी एक ऐसी लहर जो अपने आसपास के लहरों से काफी बड़ी और खतरनाक होती है। आज हम इस थ्योरी को डिटेल में समझेंगे और इससे जुड़े इन्वेस्टिगेशन और उसमें मिले शॉकिंग फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। फ्लैनन आइल्स का एरिया इन रॉक वेव्स के लिए एक नेचुरल हॉटस्पॉट है। एक स्टडी के मुताबिक फ्लैनन आइल्स के आसपास 30 फीट से ज्यादा ऊंची वेव्स को रिकॉर्ड किया गया। 29 दिसंबर 1900 को नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट मुइर हेड ने लाइट हाउस की इंस्पेक्शन की थी। 8 जनवरी 1901 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट के अनुसार लॉग बुक में आखिरी एंट्री 13 दिसंबर की थी, लेकिन 14 दिसंबर के सारे रिपोर्ट्स और 15 दिसंबर के लाइट ऑफ करने का टाइम, थर्मामीटर और बैरोमीटर की रीडिंग और 15 दिसंबर के सुबह 9 बजे की विंड कंडीशंस को एक स्लेट पे नोट करके रखा गया था, जिसे बाद में लॉग बुक में ट्रांसफर करना था। सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे लैंप को साफ कर लिया गया था, फाउंटेन को भर दिया गया था और खिड़कियों पे पर्दे लगा दिए गए थे। ये सारे सबूत साफ साफ इशारा कर रहे थे कि 15 दिसंबर की दोपहर तक होने वाले सारे कामों को निपटा लिया गया। क्रेन प्लेटफॉर्म के चारों ओर पश्चिमी लैंडिंग के साइड लोहे की रेलिंग उखड़ी हुई थी। एक बहुत बड़ी चट्टान लगभग 1 टन वजन वाला अपनी जगह से उखड़ गया था। इसी रास्ते पे आगे रेलिंग पे लगे एक लाइफ बॉय, जिसे इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाना था, गायब थी। मैंने पहले सोचा कि इसे यूज करने के मोटिव से वहां से हटाया गया है, लेकिन यह क्लियर था कि रेलिंग के साइड से आने वाली सी वेव इसे अपने साथ बहा ले गई थी। ऐसा कंक्लूजन निकाला गया कि उस खराब मौसम में लाइट हाउस कीपर्स किसी पर्पस से लाइट हाउस से बाहर निकले होंगे, शायद कुछ सामान को सुरक्षित करने या ये अंदाजा लगाने कि खराब मौसम की वजह से कितना नुकसान हुआ। मूर को कीपर्स के कपड़ों का अंदाजा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मूर रिलीफ लाइट हाउस कीपर थे। जब भी कोई कीपर ब्रेक या छुट्टी पे जाता था तो मूर उस कीपर की जगह पर लाइट हाउस में काम करते थे। उस दौरान उन्होंने कीपर कौन सा कपड़ा यूज करते हैं और कब करते हैं देखा था। मूर के नॉलेज के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब डुकैट और मार्शल ने वाइल्ड स्किन और सी बूट पहन रखा था। मूर ने यह भी बताया कि कीपर्स ये कपड़े तभी पहनते थे जब उन्हें लैंडिंग या उसके आसपास के इलाकों में जाना होता था। इस बात से यह अनुमान लगाया गया कि कीपर्स लाइट हाउस से बाहर लैंडिंग या उसके आसपास के इलाकों में जाने के लिए निकले होंगे। जगह, रस्सियां और रेलिंग की सावधानी पूर्वक जांच के बाद और सभी एविडेंसेस को ध्यान से देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि शनिवार 15 दिसंबर को दोपहर में वो सब लोग वेस्ट लैंडिंग के पास गए होंगे रस्सियों से भरे बॉक्स को सुरक्षित करने के लिए, और तभी एक रोग वेव आई और उन सबको साथ में बहा के ले गई। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स को सेटिस्फाई नहीं किया। एक तो कोई बॉडी किनारे तक नहीं आई, और दूसरी बात कि एक कीपर ने अपना वाइल्ड स्किन लाइट हाउस पे ही क्यों छोड़ा जबकि वहां दिसंबर का महीना था। सबसे अजीब बात, उस समय आइसलैंड पे खराब मौसम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लाइट हाउस को सामने वाले द्वीप लुइस से साफ देखा जा सकता था, जो कि खराब मौसम में पॉसिबल नहीं था। बाद में और भी रिसर्चर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखी। जेम्स लब नाम के एक रिसर्चर ने हाल ही में किए गए इन्वेस्टिगेशन में पाया कि थॉमस मार्शल पे 5 शिलिंग का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स तूफान में बह गए थे। तो इसकी संभावना बनती है कि वापस से जुर्माने से बचने के लिए मार्शल और डुकैट अपने इक्विपमेंट्स को सेव करने के लिए भागे होंगे। जेम्स लब का अनुमान है कि मैक आर्थर ने रोग वेव को आइसलैंड की तरफ बढ़ते देखा होगा और उन्हें वार्न करने के लिए वो भी नीचे की तरफ भागा होगा और उनके साथ ही वो रोग वेव में बह गया होगा।
ये लाइट हाउस में बचे एक वायरलेस स्क्रीन को तो जस्टिफाई करती है, लेकिन एंट्रेंस गेट और कंपाउंड के मेन गेट बंद होने को जस्टिफाई नहीं करती। साथ ही अगर वो रोग वेव में बह गए तो उनमें से किसी की बॉडी तट पे क्यों नहीं आई? लाइट हाउस कीपर्स का एक साथ गायब होना और कोई भी फिजिकल एविडेंस ना मिलना रोग वेव थ्योरी के अगेंस्ट जाती। 135 इयर्स बीत चुके हैं और आज भी ये इंसिडेंट एक मिस्ट्री बनी हुई है। बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन कोई भी इस घटना को कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाई। आज भी जब सेलर्स फ्लैनन आइल्स के पास से गुजरते हैं तो वो इस लाइट हाउस को देख के सिहर जाते हैं। तो सवाल अब भी बाकी है, क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस खौफनाक दिसंबर की रात को क्या हुआ था, या ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहे? शायद हम कभी ना जान पाए कि उस दिन फ्लैनन आइल्स में क्या हुआ था। वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कीपर्स के साथ क्या हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।